जब बात करते हैं टैरिफ की तो भाई ट्रंप तो बिल्कुल साफ है कि भाई जो जितना टैक्स लगाएगा उसको उतना ही रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैक्स टैरिफ यानी टैक्स जो है वो लगाएगा कि अगर भारत से सामान आया तो उस पर हम उतना ही टैक्स लगाएंगे। जो भारत में हमारा सामान जाता है उस पर भारत टैक्स लगाता है। तो जैसे को तैसे वाला मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है रूसी राष्ट्रपति को लेकर यानी पुतिन को लेकर। भारत दौरा हो सकता है, उनका भारत दौरा तय है, यह खबर आ रही है। तो पुतिन के भारत दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार यह पहली भारत यात्रा होगी, पुतिन की भारत यात्रा। यह बहुत बड़ा एक संकेत है कि भाई युद्ध किस ओर जा रहा है, शायद खात्मे की ओर। 2021 के बाद पहली बार भारत आएंगे, 2021 के बाद आ रहे हैं। सोचिए 2030 के लिए तैयार होगा नया आर्थिक रोड मैप। तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारतीय सरकार का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। पुतिन इस साल जो है भारत दौरे पर आएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि राष्ट्रपति दौरे के लिए तैयारियां की जा रही हैं, हालांकि अभी यात्रा का सही समय तय नहीं हुआ है। लावरोव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद रूस को अपनी पहली विदेश यात्रा की है, अब हमारी बारी है। रूसी विदेश मंत्री ने यह बयान रूस और भारत एक नए द्विपक्षीय एजेंडे की ओर समिट के दौरान दिया है। इस बैठक का आयोजन रूसी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की परिषद ने किया। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने 6 दिसंबर 2021 में भारत की यात्रा की थी। वो सिर्फ 4 घंटे के लिए भारत आए। इस दौरान भारत और रूस के बीच 28 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसमें मिलिट्री, तकनीकी समझौते, तमाम चीजें। दोनों देशों ने 2025 तक $30 अरब यानी 2,53,000 करोड़ रुपए सालाना ट्रेड का टारगेट रखा था। चलिए, इस ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब रुक करते हैं अगली खबर का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते बुधवार को विदेशी कारों और ऑटो पार्ट्स के आयात पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इस फैसले से भारतीय कंपनी टाटा मोटर्स के शेयरों में लगभग 6% यानी 6% तक की गिरावट आई है, डाउन हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स के शेयर में बीते बुधवार को 3% की गिरावट हुई है। वहीं डीप और क्रिसलर की मालिक कंपनी जो है स्टेलांटिस के शेयर भी लगभग 3.6% गिर गए। टाटा मोटर्स के मालिकाना हक वाली जैगवार लैंड रोवर पर ट्रंप के 25% टैरिफ का सीधा असर पड़ेगा। वहीं ट्रंप का दावा है कि इस कदम से अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी और नए कारखाने खुलेंगे। व्हाइट हाउस को उम्मीद है कि इस टैरिफ से सालाना $100 अरब का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। टैरिफ की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप के पहले भाषण की 10 अहम बातों में से एक था जैसे को तैसा टैरिफ। तो देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप के पहले भाषण की 10 अहम बातें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताएं, जैसे को तैसा टैरिफ जो है वो कहा गया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप के पहले भाषण में जैसे को तैसा टैरिफ, ये महत्वपूर्ण है। और यूक्रेन युद्ध पर बातचीत, ये इसमें महन है। और साथ ही साथ अप्रवासी मुद्दे पर बातचीत, ये इस पर भी जो है उस पर भी बात आपको कराएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं चौथे मुद्दे पर, जो बाइडेन की नीतियों पर अगले प्लेट पे बातचीत होगी। और फिर उसके बाद गोल्ड कार्ड वीजा को लेकर बातचीत, फिर पनामा नहर और ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत जो है वो भी इसमें होगी। और फिर इलॉन मस्क और DOGE यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसको भी लेकर चर्चा होगी। फिर आएगा फ्री स्पीच, तेल और गैस और स्पेस प्रोग्राम। तो ट्रंप ने कहा है कि अब कनाडा और मेक्सिको में बनने वाले ऑटो पार्ट्स और तैयार वाहन अमेरिका में ही बनाए जा सकेंगे। ट्रंप ने यह भी साफ कह दिया कि यह फैसला स्थायी रहेगा, परमानेंट रहेगा। टैरिफ की घोषणा के बाद अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स के शेयर में 3% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं जीप और क्रिसलर की मालिक यानी कंपनी स्टेलांटिस के शेयर में 3.6% तक वो भी गिर गया। देखिए, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में नई कारों की औसत कीमत पहले से ही करीब $39,000 है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नए टैरिफ लागू हुए तो आयातित कारों में की कीमतों में $12,500 तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे ग्राहकों पर भारी बोझ पड़ेगा। ट्रंप के इस फैसले की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने आलोचना की है, विरोध किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हमारे वर्कर्स और कंपनियों पर सीधा हमला है और कनाडा अपने हितों की रक्षा करेगा। वहीं यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष वर्सुला वॉन डर लियोन ने भी अमेरिका के इस कदम पर गहरा दुख जताया और कहा कि टैरिफ व्यवसायों और ग्राहकों दोनों के लिए नुकसानदायक होते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए टैरिफ से वाहन निर्माताओं की लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे बिक्री में गिरावट आने की संभावना है।
अमेरिकी कंपनियां अपनी कई ऑटो पार्ट्स विदेशों से आयात करती हैं। ऐसे में लागत बढ़ने से इन कंपनियों पर असर पड़ सकता है। तो अब क्या है टैरिफ, ये भी आपको बताते चलें। ये भी आप ग्राफिक्स के माध्यम से, टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है, साफ तौर पर एक टैक्स होता है, कुछ नहीं है टैरिफ, यही है टैक्स। जितना आप लगाएंगे कर जिसको कहते हैं, तो विदेश से आने वाले सामानों पर यह लगाया जाता है। इसमें खास बात यह कि बाहर से जो आएगा उस पर टैरिफ लगेगा। इससे घरेलू मार्केट में विदेशी सामान जो है महंगा हो जाता है। तो इससे होता क्या है कि भाई बाहर का सामान महंगा होगा तो आप जो घर का सामान खरीदेंगे, यानी कि भाई भारत में अगर आप बाहर का सामान ले रहे हैं वो आपको महंगा पड़ रहा है तो आप कहेंगे भारतीय कंपनी से खरीदें। तो भारत के जो कारोबारी हैं उनकी जीत होती है। वैसा अमेरिका भी उसी लाइन पर चल रहा है। अब टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। बाहर से सामान आता है तो उसका जो टैक्स जाता है, जाता किसको है? जाता सरकार को है। तो सरकार कमाती है टैरिफ से। अब घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देशी उद्योगों की रक्षा करना इसका उद्देश्य होता है कि भाई हम आपको भी बचा रहे हैं और जो बाहर से हमारे सामान बेचने की कोशिश कर रहा है उसको हम टैक्स भी लगा रहे हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वो 2 अप्रैल से भारत समेत सभी देशों पर जैसे को तैसा टैरिफ जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो लगाएंगे। ट्रंप ने इसी महीने अमेरिकी संसद में दिए अपने भाषण में कहा था कि भारत अमेरिका से 100% से यानी 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है और अब अमेरिका भी ऐसा ही जवाब देने जा रहा है। ट्रंप का मानना है कि अन्य देश अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा टैरिफ लगाकर अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका तर्क है कि निष्पक्ष व्यापार के लिए अमेरिका को भी दूसरे देशों की तरह ही उच्च आयात शुल्क लगाना चाहिए, यानी हाई टैरिफ लगाना चाहिए, हाई टैक्स लगाना चाहिए, ज्यादा टैक्स लगाना चाहिए। इससे अमेरिकी सरकार की कमाई में भी इजाफा होगा और घरेलू उद्योगों को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बढ़ाया तो भारत को भारी नुकसान हो सकता है। भारत अपना 17% से ज्यादा विदेशी व्यापार अमेरिका के साथ करता है। इसके अलावा अमेरिका भारत के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे फल और सब्जियों का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत के टैरिफ पर ट्रंप का बयान जो है वो सामने है। भारत टैरिफ लगाने के मामले में सबसे ऊपर है और कुछ छोटे देश हैं जो इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ बहुत अधिक है। ये लीजिए, ये है भारत के टैरिफ पर ट्रंप का बयान। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फुल प्लेट पे देखिए, टैरिफ देखिए। ये आगे बढ़ाते चलेंगे। भारत टैरिफ लगाने के मामले में सबसे ऊपर है। कुछ छोटे देश हैं जो इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ बहुत अधिक है। तो टैरिफ को लेकर, टैरिफ बढ़ाने से भारतीय उत्पादों की कीमतें बढ़ेंगी और निर्यात प्रभावित जो है हो सकता है। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट इस समय नए विवाद यानी सिग्नल गेट में घिरी हुई है, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है। खाली भारत में नहीं या फिर किसी और देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में। बता दें कि यमन में हूथी विद्रोहियों पर हमले की प्लानिंग यानी तैयारी, क्या उसकी योजना जो बनाई जा रही थी, वो ट्रंप कैबिनेट ने सिग्नल मैसेजिंग ऐप के जरिए की थी। ये सोचिए, जैसे मान लीजिए आप एक पूरा देश हैं और आप व्हाट्सएप पर एक पूरा चैट करके ये बताएं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे, इस तरीके का इसको कंपेयर करके सोचिए। तो हूथी विद्रोहियों पर हमले की प्लानिंग ट्रंप कैबिनेट ने सिग्नल मैसेजिंग ऐप के जरिए की थी, लेकिन एक गलती से यह गोपनीय जानकारी लीक हो गई। आइए बताते हैं कि कैसे हुई गलती। देखिए, सिग्नल एक मैसेजिंग ऐप है जिस पर ट्रंप कैबिनेट के 18 हाई प्रोफाइल मंत्रियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, जैसे कि आप बनाते हैं। इस ग्रुप का नाम रखा गया हूथी पीसी स्मॉल ग्रुप। इस ग्रुप में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और एनएसए वॉल्ट्स, एफबीआई चीफ काश पटेल और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन एनएसए वॉल्ट्स ने गलती से अमेरिकी मैगजीन द अटलांटिक के एडिटर इन चीफ जेफरे गोल्डबर्ग को इस ग्रुप में जोड़ लिया। ये लिखिए, इतनी बड़ी गलती है, पता नहीं अब जानबूझ के करी है या फिर कोई बेवकूफ़ी है, क्या कहेंगे इसको। गोल्डबर्ग का कहना है कि वो ये जानकर हैरान रह गए कि इस ग्रुप में यमन में हूथी विद्रोहियों पर हमले की प्लानिंग हो रही थी। कौन सा हमला, कब, कहां और किन हथियारों से करना है, ये संवेदनशील जानकारी इस ग्रुप में शेयर की जा रही थी, जिसे बाद में गोल्डबर्ग ने सार्वजनिक किया। अब एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक साधारण मैसेजिंग ऐप पर गोपनीय जानकारी शेयर करना ट्रंप कैबिनेट के लिए भारी पड़ गया है। इस गलती से अमेरिका की सुरक्षा रणनीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब ग्रुप में क्या क्या है वो भी आपको हम दिखाते हैं कि एनएसए माइक वॉल्ट्स हूथियों के खिलाफ हैं, ऑपरेशन को लेकर सुझाव दें, अगले 72 घंटों में पहला हमला होगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री की ओर से माइक नीथम, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति की ओर से एंडी बेकर, तुलसी गबार्ड डीएनआई की तरफ से जो कैंट। तो ये सारी चीजें इस चैट में जो है वो सामने आ रही थी। तो अब ये देखिए, ये सब कुछ चैट में आ गया जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा था। तो सारी बातें चैट की लीक हो गई और ये सबसे बड़ा एक तरीके से मूर्खता का उदाहरण है, जहां कि आप एक ऐसी जगह पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि हम किसी जगह पर हमला करेंगे। अब यमन में हूथी विद्रोहियों पर हमले के बाद ग्रुप में एक दूसरे को शाबाशी भी दी गई। ये सोचिए, मूर्खता की पराकाष्ठा। गोल्डबर्ग ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है
उन्हें पढ़कर साफ पता चल रहा है कि यमन में हूथी विद्रोहियों पर हमले का प्लान तैयार किया गया और एक दूसरे को जानकारी दी गई कि कब और कैसे हूथियों पर हमला होगा। हालांकि जेडी वेंस इससे कुछ खास प्रभावित नजर नहीं आए। बता दें कि जब ट्रंप ने इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने साफ कह दिया कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो सिग्नल गेट में ट्रंप कैबिनेट अब फंस चुकी है। अब कैसे फंसी है वो तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देखिए, ये तमाम चैट की डिटेल्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, और ये पूरा चैट हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं सुदर्शन में। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में मौजूदा अस्थिर हालात के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पत्र लिखकर बधाई दी है। पीएम मोदी ने अपने पत्र में भारत बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंधों और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि मुक्ति संग्राम की अटूट भावना ने भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की नींव रखी है। प्रधानमंत्री ने साझा हितों और चिंताओं के प्रति पारस्परिक संवेदनशीलता के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दिवस हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है, जो दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती और आपसी सहयोग का आधार है। पीएम मोदी ने यह भी विश्वास जताया कि भारत और बांग्लादेश आने वाले समय में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम ने लिखा, मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आपको और बांग्लादेश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये दिन हमारे साझा इतिहास और बलिदानों का प्रमाण है, जिससे हमारी द्विपक्षीय साझेदारी की जिसमें नींव रखी गई है। बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की भावना हमारे संबंधों के लिए मार्गदर्शक बनी हुई है, जो कई क्षेत्रों में फली फूली है और हमारे लोगों को ठोस लाभ पहुंचा रही है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार को यानी राष्ट्रीय दिवस पर पत्र लिखकर शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम मोदी ने पत्र में उन्हें 1971 के बांग्लादेशी मुक्ति संग्राम का जिक्र करते हुए ये कहा कि बलिदान और संघर्ष दोनों देशों के रिश्तों की नींव है। बता दें कि पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस 3-4 अप्रैल को बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ढाका ने इस दौरान द्विपक्षीय बैठक की मांग की है, लेकिन भारत ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के देशव्यापी आंदोलन के बाद गिराए जाने और पूर्व प्रधानमंत्री और भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव आ गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद बनी अंतरिम सरकार का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस बैंकॉक में बिम्स्टेक समिट के दौरान पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन भारत की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। इतना ही नहीं, यूनुस चीन जाने से पहले भारत आने की इच्छा भी जता चुके हैं, लेकिन उन्हें भारत से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया, रिएक्शन नहीं मिला है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और चीन अपने रिश्तों को दोबारा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि तनावपूर्ण रिश्ते किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। जयशंकर ने कहा कि 2020 में गलवान घाटी में जो हुआ वो मुद्दों को सुलझाने का सही तरीका नहीं था और भारत अब भी उस घटना से जुड़े कुछ हिस्सों को सुलझाने में लगा हुआ है। बता दें कि जयशंकर बीते बुधवार को थिंक टैंक एशिया सोसाइटी के एक इंटरैक्टिव सेशन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच आगे भी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघर्ष में पड़े बिना उन्हें दूसरे तरीके से सुलझाया जा सकता है। गलवान घाटी में हुई झड़पों का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि 2020 में जो हुआ वो वास्तव में बहुत दर्दनाक था। ये सिर्फ संघर्ष नहीं बल्कि लिखित समझौतों की अनदेखी भी की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि ये मुद्दा पूरी तरह से खत्म हो गया है, हम अब भी इस घटना से जुड़े कुछ हिस्सों से निपट रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन कई मुद्दों पर प्रतिस्पर्धा करते हैं, लेकिन इसके लिए संघर्ष की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति भंग होने से अन्य संबंध भी प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों देशों को संबंध सुधारने की दिशा में काम करना होगा। जयशंकर ने कहा कि भारत को लगता है कि अक्टूबर 2024 से भारत चीन संबंधों में कुछ सुधार देखने को मिला है। उन्होंने बताया कि वो चीनी विदेश मंत्री से कई बार मिल चुके हैं और बाकी सहयोगी भी ऐसा कर चुके हैं। हम हर कदम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 2020 में हुए नुकसान की भरपाई की जा सकती है या नहीं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में 4 साल से सीमा विवाद को लेकर तनाव था। 2 साल की लंबी बातचीत के बाद अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इसके बाद 21 अक्टूबर को देप्सांग और देमचौक से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। 25 अक्टूबर को भी पूर्वी लद्दाख से सेनाएं पीछे हटी, जिससे तनाव में कमी आई। अब ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि और क्या था। देखिए, 2022 में इन जगहों से हटी सेनाएं दौलत बेग ओल्डी, गलवान, बदलते चलेंगे, गलवान, पैंगोंग और उसके साथ साथ हॉट स्प्रिंग, जो अगली जगह है हॉट स्प्रिंग, उससे भी यहाँ पर। और फिर 2022 में और 2024 में आ जाते हैं। चलिए, 2024 में इन जगहों से सेना हट रही थी, जहां पर देप्सांग और देमचौक है। ये भी हम चलाते चलेंगे ग्राफिक साइड बाय साइड। और कब
कब कब हुई सैन्य बातचीत, ये अगला मुद्दा है। इसमें आपको बताएं कि सबसे पहले 2020 में 8 बार बातचीत हुई, उसके बाद 2021 में 5 बार बातचीत हुई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो 1 साल बाद 2022 में 4 बार बातचीत हुई थी, और फिर उसके बाद 2023 में 3 बार बातचीत, 2024 के फरवरी में फिर बातचीत हुई है। अब समझौते के अनुसार दोनों सेनाएं अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति में वापस लौट गई हैं। सेनाएं अब उन्हीं क्षेत्रों में गश्त कर रही हैं जहां अप्रैल 2020 से पहले किया करती थी। इसके अलावा कमांडर लेवल मीटिंग अब भी जारी है। चलिए, ये भी हमने आपको बताया, मुद्दों को समझाया। तो 15 जून 2020 को तो चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में एक्सरसाइज के बहाने सैनिकों को जमा किया था। ये सारी चीजें लगातार जारी हैं। चलिए, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में। आगे दीजिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।